हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें ज्योग्राफी का 6 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी का जो हमारा 6 चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या क्या है। तो पृथ्वी का पर जो है ना अनगिनत स्थल रूप पाए जाते हैं, जो कि दो प्रक्रियाओं के द्वारा घटित होती है। तो ये दो प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक प्रक्रिया जो है जिसको हम आंतरिक या प्रथम प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जिसके कारण क्या होता है कि बहुत से स्थलों पर पृथ्वी की जो सतह होती है कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा होती है। आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे स्थलों पृथ्वी की बहुत सारी सतह क्या होती है ऊपर की तरफ उठ जाती है और बहुत सी सतह नीचे की तरफ धंस जाती है। तो ये हमारा आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा घटित होता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है बाह्य प्रक्रिया, जिसको हम दूसरी प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें स्थल जो है ना वो लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया होती है। इसमें पृथ्वी का जो स्थल भाग होता है वो लगातार टूटता है और बनते रहता है। और ये दो प्रक्रिया के द्वारा ही घटित होती है। पहला तो होता है अपर्दन के द्वारा और दूसरा होता है निक्षेपण के द्वारा। अपर्दन के द्वारा क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह होती है वो टूट के या घिस के नीचे की तरफ, सतह जो होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है, मतलब धंस जाती है। ये प्रक्रिया होती है हमारा अपर्दन। अब ये प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। दूसरा होता है निक्षेपण की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह होती है उनका पुनर्निर्माण होता है। ये दोनों ही प्रक्रिया आपको जल, वायु और बर्फ के द्वारा बनती है। तो अब जो हम बताए हैं कि निक्षेपण अपर्दन के द्वारा, अपर्दन में क्या होता है कि तेज हवा, जल, इनके कारण क्या होता है कि जम पृथ्वी की जो सतह होती है धीरे धीरे घिसते घिसते वो नीचे की तरफ धंस जाती है। और निक्षेपण में क्या होता है कि इन प्रक्रिया के द्वारा जो धंसा हुआ भाग होता है, जो पृथ्वी की सतह का जो कण होता है, जो मिट्टी है और जो वायु के द्वारा ये सारी चीजें जो है ना प्रवाहित होके एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये एक तरह से कहे तो पृथ्वी का फिर से निर्माण हो जाता है। पृथ्वी की जो सतह होती है उनका फिर से निर्माण होता है। तो ये दोनों प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्थल मंडल की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। बहुत सारे विभिन्न विभिन्न रूप में होती है स्थल मंडल का। तो पहला जो हम लोग देखेंगे वो पर्वत देखेंगे। तो स्थल मंडल में तीन संरचना हमें देखने को मिलता है। एक पर्वत, दूसरा पठार होता है और तीसरा मैदान होता है। इन तीन स्थल मंडल की संरचना है। तो पहला हम पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। तो पर्वत क्या है कि ये पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, जो कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होती है। और ये खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। तो समुद्र तल से अगर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्थल की जो ऊंचाई होती है उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, तो वो स्थल समुद्र तल से ही मेजर किया जाता है। तो 600, पर्वत के लिए 600 मीटर की जो ऊंचाई होती है ये हमारा क्या कहलाता है? ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर्वत कहलाता है। ये एक तरह से खड़ी ढाल की तरह होता है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट होता है कि पर्वत का शिखर छोटा छोटा होता है और आधार कैसा होता है? वो चौड़ा होता है। इस तरह से पर्वत का शेप हम लोग देखते हैं। ये हमारा पर्वत का शेप होता है। जिसकी जो चोटी होती है जिसको हम शिखर कहते हैं, वो क्या होता है? संकरा होता है, पतला होता है, छोटा होता है। और जो सतह होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है, चौड़ी होती है। ये छोटी होती है। तो इस तरह से ये हमारा पर्वत का शेप है। अगला हम देखेंगे कि पर्वत में कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। चोटी को ही हम शिखर कहते हैं। जो टॉप का जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। तो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। यह हिमालय क्षेत्र, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितना है?
8,848 मीटर, जो कि कहाँ स्थित है? आपके नेपाल में स्थित है। अगला हम देखें कि पर्वत पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। पर्वत का एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। इस तरह से श्रृंखला किसे कहते हैं? कि एक ये पर्वत है, फिर दूसरा ये पर्वत है। आप कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में जाओ तो आपको ऐसे देखने को मिलता है। तो ये जो लंबी सी चोटी है, इसको क्या कहते हैं? ये जो एक क्रम में जो पहाड़ की ये जो चोटियां हैं, एक क्रम में व्यवस्थित होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला कहलाती है, पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? अब अगला हम पढ़ेंगे। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है बलित पर्वत, दूसरा होता है भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो आप एक एक करके, क्योंकि इससे एग्जाम में आता है, आपसे क्वेश्चन पूछने इस इन टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सा एग्जाम्पल है उसको भी ध्यान में रख के देखेंगे। पहला हो जाता है आपका वलित पर्वत। वलित पर्वत जिसकी जिसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? ऐसे पर्वत जिसकी जो सतह है वो उबड़ खाबड़ होती है और शिखर शंक्वाकार होती है, वलित पर्वत कहलाती है। इस तरह से हम देखें तो वलित पर्वत जो है उसकी जो सतह होती है कटी फटी रहती है, उबड़ खाबड़ रहती है। इस तरह से उसका वेश होता है, वो वलित पर्वत कहलाता है। वलित पर्वत के सतह वलित पर्वत के तहत भारत की अरावली जो श्रृंखलाएं हैं, अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली सबसे पुरानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे पुरानी है। ये सबसे पुरानी है। और अरावली का विस्तार अगर देखें तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 3-4 स्टेट तक फैला हुआ है। अरावली का विस्तार ये 4 स्टेटों में हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस नाम से जानी जाती है? गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला हम देखते हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है ये सबसे नवीन है, सबसे नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और हिमालय जो है वो सबसे नवीन वलित पर्वत है। अगला हम देखते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस तरह से जो हम लोग श्रृंखला की बात की है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे लंबी कौन सी है, तो वो है आपका एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंडीज के बाद विश्व में वलित पर्वत के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अन्य उदाहरण में आपका आ जाता है हिमालय, आल्प्स, एंडीज और यूराल पर्वत। ये जो चारों पर्वत के एग्जाम्पल हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? वो है आपके वलित पर्वत के। इसके अलावा जो दूसरा है हमारा वो है भ्रंशोत पर्वत। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। तो ये कैसी कैसी प्रक्रिया के द्वारा बनती है? तो ये पर्वत का बहुत बड़ा भाग जो होता है वो टूट के इस तरह से ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाता है। और कुछ भाग क्या होते हैं? कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाते हैं और कुछ भाग ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो इस प्रकार के पर्वत के ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। इसे हम खंड कहते हैं। इसका एक और नाम है
इसको हम उत्खंड भी कहते हैं या हास्ट कहते हैं, ये दो नाम हैं इसके। जो नीचे धसा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं द्रोणिका, द्रोणिका या द्रोणिका वंश, और इसका दूसरा नाम है ग्रोवेन, गार्वेन इसका दूसरा नाम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट के खड़ा हो जाता है, टूट जाता है और ऐसे खड़े रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम रंसोत पर्वत का निर्माण कहते हैं। और इस पर्वत के निर्माण में क्या होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग, उठे हुए खंड को हम कहते हैं उत्खंड या हास्ट कहा जाता है। जो नीचे धंस जाते हैं खंड, उसे हम द्रोणिका, भ्रंश या ग्रावेन कहते हैं, ग्रावेन कहा जाता है। नेक्स्ट आप हम देखते हैं कि विश्व में इस पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है। तो यूरोप की घाटी, यूरोप की घाटी तथा वासेजल पर्वत, ये इसके उदाहरण है। भारत में इस पर्वत का उदाहरण आपका जो सतपुड़ा की घाटी है और नीलगिरी श्रेणी, ये दो है आपका भारत में घनस्रोत पर्वत के उदाहरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर पूछा जाएगा तो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की घाटी, और दूसरा आपका नीलगिरी श्रेणी होता है। दूसरा आपको विश्व में पूछा जाएगा तो ये आपका यूरोप की घाटी तथा वासेजल पर्वत है। अब तीसरा हमारा आ जाता है ज्वालामुखी पर्वत। पृथ्वी के स्थल पर ज्वालामुखी की क्रिया व उसके लावा से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो लावा होता है धरती के अंदर, ये आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर क्या होता है कि जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारा जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या होता है कि लावा के रूप में ऊपर उठते हैं। इस लावा से जो पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जो ये लावा आप देखते हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ, इससे एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ये ऊपर उठने के बाद ये तो तरल पदार्थ होता है लावा, वो आपको जब धरती पे आता है तो वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ठोस रूप धारण कर लेता है। बाहर के जो वातावरण होते हैं वायुमंडल के में आते ही वो क्या होता है, ठंडा होके ठोस रूप में आ जाता है। और वो ठोस रूप धारण करने के बाद वो क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण करता है जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश में, अफ्रीका महाद्वीप में आपका किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो, ये ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत का ही एग्जाम्पल है। ये कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। ये जो आपका माउंट किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। ये आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया जो देश है वहां पे स्थित है। अब अगला हम देखते हैं कि जापान का फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत का ही एग्जाम्पल है, जापान में फ्यूजियामा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो पठार किसे कहते हैं, तो पठार जो है वो पृथ्वी के स्थल खंड में ऊपर उठी हुई वह सपाट भूमि होती है। ये भी धरातल से ऊपर ही उठा हुआ होता है। ये हमारा धरातल है, इससे उठा हुआ इस तरह का भाग जो होता है वो हमारा पठार कहलाता है। तो पठार क्या होता है, इसका जो ऊपर का सतह होता है वो ऊपर का सतह छोटा नहीं, सपाट होता है, चपटा होता है, और नीचे का भी सतह इसी तरह से होता है। तो पठार खनिज की प्रचुरता के लिए भी प्रसिद्ध होता है। पठार के अंदर बहुत सारी खनिज की मात्रा पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के खनिज की प्रचुरता होती है। भारत का जो दक्कन का पठार है वो सबसे पुराना पठार है, भारत में दक्कन का पठार। और विश्व में अगर देखें तो जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व का, वो है हमारा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार
ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार, जिसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो कितना है, ये धरातल से 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे है। ये आपका तिब्बत का पठार कितना है, 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई है। अफ्रीका का पठार जो है वो सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। हर पठार में आप किसी न किसी खनिज की मात्रा को जरूर से पाते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि अफ्रीका में जो पठार है वो दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, वो आपका सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये तीन चीज हमारे इंडिया में है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये इन तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि नदियां क्या है, ऊंचाई से गिरती है। आपका ये जो पठार होता है, ये पठार है, सपाट रहता है, और यहाँ से जो नदियां गिरती है उसी को हम क्या कहते हैं, खड़े ढाल से जब नदियां नीचे की तरफ गिरती है उसको, उससे क्या होता है, जलप्रपात बनता है। तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। भारत के छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रो जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। छोटा नागपुर में कौन सा है, तो छोटा नागपुर से आपका स्वर्ण रेखा नदी बहती है, छोटा नागपुर पठार से। तो वहां से जो ये स्वर्ण नदी नदी जो इस पठार से गिरती है, तो वहां पे कौन सा जलप्रपात बनाता है, वो है आपका हुंड्रो, हुंड्रो जलप्रपात। और कर्नाटक में देखें तो वहां पे जोग जलप्रपात स्थित है। विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, तो वो है आपका केन्या हो जाता है, तंजानिया हो जाता है, तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा स्थल का स्वरूप है वो कैसा है, मैदान का है। तो मैदान किसको कहते हैं, जो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को हम मैदान कहते हैं। इस तरह से समतल ही भूमि होती है जिसके बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मैदान सामान्यतः इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो समुद्र तल से 200 मीटर होती है, 200 मीटर की ऊंचाई होती है। अधिकांश मैदान नदी तथा उसकी सहायक नदी के द्वारा बने होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मैदानी भाग होते हैं वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उसके आसपास नदी का बहाव होता है, या नदी या उसकी सहायक नदी उसके आसपास से बहती है, के द्वारा बने होते हैं। एशिया में स्थित भारत में एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, तथा चीन में यांगसेन नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। अगर भारत की बात कहें तो यहाँ पे गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है। और चीन में इसका एग्जाम्पल है आपके यांगसिंग नदी का मैदान। ये दो क्या है, मैदान का निर्माण करती है। तो इस तरह से हम देखें कि मैदान क्या होता है, एक समतल भाग होता है, समतल और बहुत बड़ा भाग होता है, जिसकी ऊंचाई केवल 200 मीटर के ऊंचाई पे होती है। तो इस तरह से ये हमारा क्या था, स्थल मंडल के बारे में था। स्थल मंडल में जो बहुत सारे आकृतियां बनती हैं, तो उनके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। तो ये आपका 6 चैप्टर था जो कि कंप्लीट हुआ। इसमें आई थिंक आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि दो आकृतियों द्वारा ही, दो प्रक्रिया के द्वारा आपका स्थल रूप, पृथ्वी का जो स्थल रूप है वो बनती है। दो, पहला हो जाता है आपके आंतरिक प्रक्रिया द्वारा जो पृथ्वी के अंदर बनती अंतर होती है, इसको हम प्रथम प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे जो पृथ्वी की सतह होती है वो कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे की तरफ धंस जाती है। दूसरी प्रक्रिया आपका होता है बाह्य प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। अपरदन में क्या होता है कि जमीन की जो सतह होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है वो टूटकर या घिस के नीचे की तरफ चली जाती है। और निक्षेपण में वो जो सतह होती है वो फिर से
पुनः उसका निर्माण हो जाता है। ये किन प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, तो किन किन चीजों के द्वारा होती है, तो ये जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। स्थल मंडल की जो संरचनाएं हैं, कितनी संरचनाएं हैं, तो 3 संरचनाएं में हम लोग देखते हैं। वो है आपका पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत में है कि जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है पृथ्वी की, जो मेनली अगर हम देखें तो समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई होती है, और ये खड़ी ढाल के रूप में होती है, जिसका शिखर छोटा होता है और जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा शिखर है जो नेपाल में स्थित है। दूसरा आपका आ जाता है जो जिस पर्वत पे बर्फ की नदियां बहती है उसको हम हिमानी कहते हैं। और पर्वत का एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होना, और बहुत सारे पर्वत की जो श्रृंखला होती है वो एक सिद्ध में, एक क्रम में जो व्यवस्थित होती है, उसी को हम श्रृंखला कहते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक बलित पर्वत होता है, भ्रंशोत और ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत की क्या विशेषता है कि इसकी जो सतह होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, और शिखर क्या होता है, शंक्वाकार होता है। बलित पर्वत, बलित पर्वत के तहत भारत में अरावली पर्वत जो है वो कैसी श्रृंखला है, वो सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और जो हमारा हिमालय है वो सबसे नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली की जो शिखर है उसको गुरु शिखर कहते हैं, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पे स्थित है, वो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विश्व में बहुत सारे और भी बलित पर्वत के अन्य उदाहरण भी है, जैसे आपका हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, आपका एंडीज पर्वत, यूराल पर्वत, ये सब की क्या है, बलित पर्वत के एग्जाम्पल है। आपका दूसरा जो है वो है भ्रंशोत पर्वत। इस पर्वत की क्या खासियत है कि इस पर्वत का बहुत बड़ा भाग क्या होता है, टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। इसे ही भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। इस प्रकार के पर्वत में क्या होता है, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम उत्खंड कहते हैं या हास्ट कहते हैं। जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको हम द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विश्व में इस पर्वत का उदाहरण और क्या क्या है, तो यूरोप की घाटी और वात्सेजल पर्वत आ गया। भारत में अगर देखें तो ये है आपका सतपुड़ा की घाटी, कैसी पर्वत का एग्जाम्पल है, वो है आपका भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। नीलगिरी श्रेणी हो जाती है। ये दो जो है हमारा वो है आपका भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे तापमान जब बढ़ने लगता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो ऊपर की तरफ निकलने के लिए क्या होता है कि ज्वालामुखी के रूप में वो बाहर निकलती है। बाहर निकल में कौन सा पदार्थ निकलता है, तो वो लावा के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में पृथ्वी की सतह पे आती है, और वो बाहर आने के बाद ठंडे होके जम जाती है, और जो पर्वत का निर्माण करती है, जिस शेप का पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अफ्रीका में अगर देखें तो माउंट किलिमंजारो है, जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, और जापान में फ्यूजियामा भी है, जो ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। पठार की बात करें तो पठार कैसा होता है कि ये पृथ्वी के स्थल खंड में ऊपर उठी हुई वह सपाट भूमि का भाग होता है। इसकी जो सतह होती, इसकी जो शिखर होती है वो कैसी होती है, सपाट होती है। पठार खनिज की प्रचुरता के लिए भी जानी जाती है। जैसे भारत में दक्कन का पठार हो जाता है, वो सबसे पुरानी पठार है। और विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका है तिब्बत का पठार, जो कि समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे है। अफ्रीका का जो पठार है वो किसके लिए फेमस है, तो वो आपका सोना और हीरा के खनन के लिए फेमस है। और भारत की बात करें तो भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वो आपका कोयला, लोहा, कोयला और मैग्नीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और पठारी क्षेत्रों में बहुत सारे जलप्रपात भी बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नदियां होती है खड़े ढाल से गिरती है, तो वो जलप्रपात का निर्माण होता है। भारत में अगर देखिए तो छोटा नागपुर का जो पठार है, वहां पे कौन सी नदी जलप्रपात बनाती है, तो वहां पे स्वर्ण नदी जो है ना, वहाँ छोटा नागपुर के पठार से गिरती है, और वहां पे हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात का स्थित है।
विश्व के प्रमुख पठार और कौन कौन से हैं, तो वो है आपका केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ये सब आपके पठार के एग्जाम्पल हैं। लास्ट आता है आपका मैदान। मैदान क्या होता है कि समतल भूमि का बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ये सामान्यतः जल स्थल से, समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई पे होती है, तो केवल 200 मीटर की ऊंचाई पे ही स्थित होती है। अधिकांशतः मैदान क्या है, नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा बनाई जाती है। तो इस कारण क्या है, मैदानी जो भाग होता है कहीं भी, वो काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि वहां नदी का बहाव होता है, उसी के द्वारा वो मैदान तैयार होता है। एशिया में अगर स्थित देखें, एशिया में भारत में देखें तो कौन सी नदियां हैं जो मैदान का निर्माण करती है, तो वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं। चीन की बात करें तो वहां पर यांगत्से नदी जो है वो वहां मैदान के प्रमुख उदाहरण है। तो ये हमारा भूमि का ये संरचना था जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। ये हमारा 6 टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।